हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो है क्लास 10th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्लास आपकी पहले हो चुकी है जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि ये कहें कि जो आपका जो बेसिक मैथ था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो है हमारा इसका दूसरा दिन है। 10th क्लास की ये मैथ की होगी, ठीक है। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 उससे संबंधित जो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, इसके ऊपर आपका ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी कुछ है उसके बारे में आज आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। ये सबसे पहली एक हेडिंग है आपकी। उसके अलावा एक और है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। ये आपकी दो यानी इन्हीं के ऊपर आपका चैप्टर है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म और इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एल्गोरिथ्म है ये क्या होता है और प्रमेय का जो है क्या होता है। ये जो दोनों एल्गोरिथ्म और जो प्रमेय का है दोनों लगभग बिल्कुल सेम ही होते हैं, या ये कहें एक ही होते हैं, ठीक है। तो जो एल्गोरिथ्म होता है तो ये क्या होता है, तो ये जो है एक चरणों की एक श्रृंखला होती है। अब आप लोग कहोगे कि सर चरणों की श्रृंखला कैसे होती है, तो ये कहेंगे स्टेप बाय स्टेप सीरीज होती है ये। अब स्टेप बाय स्टेप सीरीज कैसे होती है आप लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया होगा। तो ये जो अपने विभाजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि हम जो भाग करते हैं तो भाग देखिए, जैसे यहाँ पे 38 दे रखा है और यहाँ पे हम लोग भाग रहे हैं 5 से 6 से दें तो 6 6 36। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गए तो 2। तो इस प्रकार से पता है कि ये हमारा क्या है, भाग है। और भाग देने का यह क्या है, ये एक स्टेप है, या ये क्या है, एक भाग देने की एक श्रेणी है, सीरीज है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देंगे। आगे यहाँ छोटी संख्या है, आगे चाहो पॉइंट ला के 0 बढ़ा लो। तो इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ आपको जानने लायक बात यह है कि ये जो 38 है इसे हम भाज्य कहते हैं, डिवाइडेड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, डिवाइडेड। इसे सबको पता है शेषफल कहते हैं, शेषफल जिसे रिमाइंडर। ये जो 6 है इस 6 को हम लोग भाजक कहते हैं, भाजक इंग्लिश में डिवीजन। और ये जो 6 है, ये वाला जो 6 आया है इसे भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में इसको क्यूटोंट क्या कहते हैं, क्यूटोंट। पहले आप लोग समझिए, इसे बोलते हैं डिवीजन, भाजक। दूसरा है भाज्य यानी कि डिवाइडेड, शेषफल यानी रिमाइंडर और भागफल यानी क्यूटोंट। तो ये जो है यानी एल्गोरिथ्म में क्या होता है कि एक चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज होती है। कोई भी काम हम जो करते हैं तो उसे हम किस तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यानी कि पहले एक चरण, फिर दूसरा चरण, उसके बाद तीसरा चरण। तो ये जो एल्गोरिथ्म जो है ये एक चरणों की श्रृंखला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रमेय का जो है, ये प्रमेय का क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा इसे साफ करूं। तो प्रमेय का भी जो है इसी प्रकार की एक सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, तो प्रमेय का ये एक सिद्ध हुआ कथन होता है, सिद्ध हुआ कथन होता है, ठीक है।
यानी कि जिसे हम क्या करते हैं, प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिद्ध हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन के साथ और इसे अन्य कथन के साथ और इसे अन्य कथन को और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग होता है। यानी किसी और दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए हम इसका उपयोग या इसका जो प्रयोग है वो करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम जो है, चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी हम काम करें उसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से करें। प्रमेय का ये एक सिद्ध हुआ कथन होता है, यानी प्रूव हुआ एक जिसे हम प्रूव कर लें वो होता है, यानी प्रूव करने के बाद एक कमेंट होता है, कथन होता है, और इसे अन्य कथन को दूसरा जो कथन है उसे सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब जो अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है यहां से एल्गोरिथम जो है, जो एल्गोरिथम है, देखिए जो ये यूक्लिड है ये क्या है, ये एक नाम है, ये एक नाम है। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये अपना जो चैप्टर है इसी की परिभाषा को पहले हम लोग ये जो इसी के ऊपर जो हमें सवाल करने हैं पहले इसी नाम का जो हम अर्थ समझते हैं। तो यूक्लिड यहाँ पे एक नाम हो गया, ठीक है। विभाजन यानी कि डिवाइड यानी कि जो भाग करते हैं हम लोग, यानी कि भाग हो गया एक, ठीक है। ये भाग का एक प्रोसेस होता है, डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड यानी जो भाग का जो प्रोसेस होता है वो है। अब जो एल्गोरिथम है वो क्या है, चरणों की एक श्रृंखला है, चरणों की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये जो नाम है इसी नाम का जो है अर्थ समझ गए। अब ये जो चैप्टर है हमारा, तो ये चैप्टर कहां से आया है या किसने दिया है, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर दिया है हमें मोहम्मद इब्न मूसा अल, नाम भी बहुत बड़ा नाम है, मुझे तो याद ही नहीं हुआ, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही क्या दिया है, ये इनका नाम है जो यूक्लिड विभाजन जो दिए, तो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ये नाम है। इन्होंने एल्गोरिथम को क्या कहा है कि ये चरणों की एक श्रृंखला है, ठीक है। और 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में इन्होंने फारसी में एक किताब लिखी, यानी कि ये जो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है ये एक फारस के गणतज्ञ है, यानी फारसी गणतज्ञ है, और इन्हें ख्वारिज़मी नाम लिया गया, यानी ख्वारिज़मी नाम से इन्हें नवाजा गया। यानी कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को ये 9वीं शताब्दी के गणतज्ञ थे, ठीक है। इतनी बात समझनी है आपको। तो एक जो किताब है एलजेब्रा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एलजेब्रा जो किताब है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एलजेब्रा की जो किताब होती है, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और अपने इंडिया के भी जो साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन उनकी जो किताबें हैं या ये क्या, उन्होंने उनका जो योगदान है वो बस एक बड़े स्तर पे छप नहीं पाया है। तो जो एलजेब्रा जो मैथ की जो किताब होती है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इन्होंने उसको लिखा है, इन्होंने जो चैप्टर बनाए उन्हीं चैप्टरों की किताबें आगे चल के बनी। यानी एक चैप्टर दे दिया, जैसे एल्गोरिथम का चैप्टर दिया उसी की किताब बना दी। तो यहां इतना आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी, हिसाब अलजबर, हिसाब अलजबर व अल मुकाबला। कौन सी किताब लिखी इन्होंने, तो इन्होंने वो किताब लिखी, ये बुक का नाम है, ठीक है।
वो कहेंगे हिसाब, अल जबर व अल मुकाबला। तो ये जो शब्द है हिसाब, और हम लोग जो शब्द कहते हैं या ट्यूशन की फीस मंगाते हैं या दूध का जो हिसाब करते हैं, हम लोग बोलते नहीं है कि चलो अपना हिसाब किताब करें, ठीक है। तो वो जो हिसाब नाम का जो शब्द है वो इन्हीं ने दिया सबसे पहले, या इन्हीं के द्वारा उस शब्द को बोला गया, या सर्वप्रथम इस शब्द का जो उपयोग हुआ, हिसाब शब्द का उपयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। किन्ने? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। ये सारी जानकारी आप लोगों को थोड़ा बोर सी लग रही होगी, मगर पहले क्या है कि थोड़ा समझ लेंगे तो आगे चैप्टरों में ये क्या हुआ, थोड़ी आसानी रहेगी आपको करने में, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान से समझते हुए चले। तो हिसाब शब्द का उपयोग सबसे पहले इन्हीं ने किया था, ठीक है। तो यहां इतनी बात हो गई। अब हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, तो यूक्लिड एक नाम है, ठीक है। विभाजन यानी कि विभाजन का भाग का प्रोसेस, यानी कि हम जो भाग करते हैं तो हमें उसी भाग तो हमें करना है, लेकिन सीरीज बाय सीरीज करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस अपनानी है, उसके द्वारा हमें करना है। तो यहां तक बात आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, हमें HCF निकालने हैं। तो HCF निकालने हैं तो अपनी जो XI है 1.1, तो HCF की जो 3 ट्रिक होती है या 3 तरीके से HCF को हम लोग निकाल सकते हैं। HCF निकालने की जो विधि है वो कितनी है? 3 है। पहली है जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इंग्लिश में करा रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझते हुए चले। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपनी जो XI 1.1 वो होगी, ठीक है। XI 1.1 जो होगी वो इसी तरीके से होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सेकंड जो है, सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड। स्पेलिंग को आप लोग थोड़ा देख लेना। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसके ऊपर जो वो XI है आपकी 1.2, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन यानी कि लंबी भाग विधि, यानी कि लंबे तरीके से, ठीक है। भाग विधि यानी भाग तो हमें करने ही है और लंबी विधि से करने हैं, ठीक है। सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि उसके ऊपर जो भी XI 1.2 होगी। एक होता है डिफरेंस मेथड। क्या है? डिफरेंस मेथड। आप लोगों को बस ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। डिफरेंस मेथड यानी कि अंतर विधि, इसके ऊपर भी अगली जो XI है वो होगी। तो जो HCF जो निकालते हैं हम लोग, HCF निकालने हमें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर 1 पॉइंट जो पूरा जो वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, हमें क्या निकालने हैं? HCF निकालने हैं। तो HCF निकालने की 3 विधि होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंस मेथड। तो इन 3 के ऊपर हमें, इन 3 तरीके, यानी ये जो 3 तरीके हैं, इन 3 तरीके के ऊपर हमें चलना है। तो हमारी जो फर्स्ट XI है 1.1, उसमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया गया है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम लोग एक बार समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यानी जो भाग निकालते हैं उसी का। अब जैसे यहां दे रखा है 46 और दे रहे हैं हम लोग कितने से? 8 से दे रहे हैं। तो 8 से कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40। ये आप लोगों की समझ में, यानी यहां माइनस करेंगे तो 6 बचे। तो देखिए, तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसमें क्या होता है? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखिए, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो यहां से दिया तो 8 पंजे 40, यानी कि 6 बचे। तो उसके बाद आगे क्या करते हैं? इसी 6 में जिस संख्या से भाग देते हैं, जैसे 8 से दे रहे हैं तो 8 को हम लोग यहां लेंगे। तो अब देंगे 6 से, तो 6 एकम 6,
8 में से 6 गए तो 2 बचे। अब 2 का देंगे 6 में, 2 तिया 6, यानी कि जब तक भाग देते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। 6 में से 6 गए तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा। जब तक भाग देते हैं जब तक 0 ना आ जाए। और ये जो 2 है, यही 2 हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF कितना आया, 2। तो ये कहलाता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां जो है आप लोगों की समझ में बात आ गई होगी। इधर जो है जैसे एक और दे रखा है 21 नहीं 23, 3 से देंगे 3 सत्ते 21, 2 बचे। तो इसी प्रकार से करेंगे, 3 से देंगे यहां। तो देखिए ये जो हमारा कहलाएगा भाजक कहलाएगा, मैंने बता दिया है आपको। भाजक, भाज्य, शेषफल, एक बार दोबारा ध्यान से सुन लेना। भाजक, भाज्य, शेषफल और भागफल, क्या कहते हैं, भागफल। तो भागफल को कहते हैं क्यूटोंट। इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखना है, क्योंकि जो फॉर्मूला कराऊंगा अभी, जो फॉर्मूला होगा वो इंग्लिश के बेस पे ही होगा, इसलिए आप लोगों को समझना है। क्यूटोंट, इसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। इसे कहते हैं डिवाइडेड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिवीजर, डिवीजर, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना आप लोग, डिवीजर, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात चल रही है, तो हमारे पास भाग के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अब अगर देखिए, जैसे कि हमें ये देखना है, कहां कर रहा हूं, इधर देखिए, जैसे यहां दे रखा है 25, 25 में अगर हम 4 से भाग दें तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो ये 4 से जो है 6 बार जाएगा। तो ये जो 6 है, ये 6 हमारा क्या कहलाएगा, तो ये 6 कहलाएगा हमारा भागफल, ठीक है। भागफल यानी क्यूटोंट। 4 से हमने दिया 6 बार, 4 6 24, और एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा हमारा शेषफल। इतनी बात समझ में आई आपकी, पहले ये बताओ। इसे कहेंगे हम लोग रिमाइंडर। 25 में 4 से भाग दिया तो ये हमारा क्या कहलाया, 6 भागफल कहलाया, 1 शेषफल कहलाया। अब इतनी समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और देखनी है, जैसे कि कोई नंबर है, किसी नंबर में हमने 3 से भाग दिया, ठीक है। अगर हमने 3 से भाग दिया उसके अंदर, या 3 से ना देके, यहां एक चीज और दिखानी है आप लोग, जो ध्यान से बस समझ लेना। अगर आप समझ जाओगे तो आपका जो काम है वो अच्छी तरह हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, इसको थोड़ा मिटा देता हूं तो जगह कम पड़ेगी। अब यहां देखिए, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर दे रखा है, हमें उसका भागफल शेषफल निकालना है, या फिर वो नंबर ही निकालना है। तो देखिए, जैसे ये एक भाग है, ये एक नंबर है, और हमने उसके अंदर 4 से भाग दिया, और यहां जो आ रहा है उसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और जो ये भागफल है वो 8 है। तो हमें ये नंबर निकालना है। तो इस नंबर को हम किस प्रकार से निकालेंगे, यानी कि कोई नंबर दे रखा है, 4 से हमने उसमें भाग दिया, रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, और जो भागफल है वो हमारा आ रहा है 8। तो हमें ये नंबर निकालना है। क्या निकालना है, ये नंबर निकालना है। तो अब देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 4 का, अब यहां देखो, इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 सत्ते 21, और 21 और 2 23। तो इस प्रकार देखिए, जैसे 4 का और हमने 8 का गुणा किया, 4 अट्ठे 32, और ये 34 रहा होगा, जब तो इसमें से हमने माइनस किया, देखो 21, 23 में से 21 गए तो 2 बचे। तो यहां अगर 2 आ रहा है तो यहां ऊपर कितना नंबर होगा, तो वो नंबर होगा कितना, 34। तो इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई, आ गई।
अगर इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई तो यहीं से एक फॉर्मूला बनता है। अब वो फॉर्मूला क्या है देखिए कि HCF का जो फॉर्मूला है वो क्या है देखिए, भाज्य बराबर, भाज्य को हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी बोलते हैं क्योंकि डिवाइडेड है, ठीक है, तो कैपिटल डी बोल दिया है मैंने, डी भाज्य यानी कि डिवाइडेड इज इक्वल टू, इसी के बराबर एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को कराऊंगा देखिए, भाजक यानी कि ये डिवीजन, भाजक यानी स्मॉल डी मल्टीप्लाई भागफल, भागफल, भागफल का अर्थ है यानी मल्टीप्लाई ये वाला स्मॉल, भाजक स्मॉल डी यानी कि भागफल को बोलते हैं क्यू यानी डी क्यू, और प्लस, अच्छा इसको जो मैं डाल देता हूं, प्लस क्या है रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी हमें ये भाज्य निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे भाजक और भागफल का, और शेषफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अभी जो मैंने एग्जांपल कराया था उस तरीके से। तो ये जो निकल रहा है इस फॉर्मूले को हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया। एक बार और आगे मैं करा दूंगा आप लोगों को, शुरू से देखते हैं। देखिए तो भाज्य हमें निकालना है, जैसे यहां एक भाग दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है n, ठीक है, यहां दे रखा है 5, यहां दे रखा है 3 और यहां दे रखा है 4, तो वो नंबर निकालना है हमें। तो उस नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 चौक 20 और 20 और 3 यानी कि 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, माइनस करते हैं तो 20 और 3 23, इस प्रकार से ये नंबर निकल आया। आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो जैसे भाज्य इसे बोलते हैं, भाज्य ये इसे बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, ठीक है, इसे भागफल, क्यूटोन, रिमाइंडर यानी शेषफल, इंग्लिश में रिमाइंडर, ठीक है, ये डिवाइडेड, इसे डिवाइजर। अब ये फॉर्मूला देखिए आप लोगों को कैसे आया, बस ये इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है। ये फॉर्मूला आप लोगों को आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आ गई। देखिए भाज्य यानी कैपिटल डी लिया है मैंने, डिवाइडेड का डी, अब जो भाजक है, भाजक का क्या है स्मॉल डी, फिर भाजक का, और इन दोनों को अगर हमें ये नंबर निकालना है, भाज्य निकालना है, ये नंबर निकालना है, तो क्या कर रहे हैं देखिए, भाग यानी भाजक गुणा भागफल, गुणा भागफल, और भागफल को हम लोग कहते हैं क्यूटोन यानी कि स्मॉल क्यू। अच्छा, और प्लस क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और प्लस यानी कि 5 चौक 20 और 3 23 आया ना, तो शेषफल को जोड़ दिया, तो प्लस शेषफल, शेषफल यानी कि R। तो इस प्रकार से ये जो है ये फॉर्मूला अपना निकला है। तो फॉर्मूला लिखना है, तो इसको मैं एक बार शॉर्ट तरीके से आपको और कराता हूं। यानी ये जो फॉर्मूला बना है आपका, ये बना है D इज इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस R। ये हमारे भाज्य का फॉर्मूला बन गया कि D इज इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस R, इन दोनों का यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज और समझनी है यहां से, कि जैसे कि हमने क्या किया कि ये जो 20 है, अपना जो 20 है, अगर हमें ये देखना है R की जो वैल्यू होती है, इसके अंदर जो R होता है, R की जो ये जो R होगा, तो रिमाइंडर जो हमारा कितना आएगा हमेशा, तो ये जो D है उससे कैसा आएगा, इस D से हमेशा छोटा ही आएगा। जैसे ये D की वैल्यू 3 है, स्मॉल d की वैल्यू जो 3 है, तो रिमाइंडर इसमें आएगा हमारा 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। इधर से देख लेते हैं, 0 1 2, यानी R की जो वैल्यू है, ये जो D है यानी ये 3 है, इससे कम ही आएगा। अब जैसे 3 का अगर हम यहां से 6 में भाग दें तो 18 है, यानी 2 आ रहा है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये जो रिमाइंडर होता है,
जिससे भाग देते हैं ये इस 3 से, तो इससे जो है कम ही आएगा भाग, यानी रिमाइंडर शेषफल जो है ये वाला स्मॉल डी से हमेशा कम ही आएगा। तो चलिए, यानी कि यहां पे समझना है आपको, एक चीज और समझा दूं, वेयर यानी जहां जो 0 होगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होगी अपनी आर की, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और लेकिन उससे भी बड़ी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, डी की होगी। यह आप लोगों की समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू करा देता हूं आपको। जैसे देखिए, जैसे अपने पास कोई वैल्यू है 6, तो ये जो 6 है, इस 6 का अगर यहां शेषफल पूछा जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो इसका शेषफल आएगा 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना इसका शेषफल आ सकता है, इससे ज्यादा इसका शेषफल नहीं आएगा। अब कैसे देखिए, अब जैसे यहां लिखा है 12 नहीं, जैसे यहां लिखा है 15 में अगर हम भाग देंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 में हमने भाग दे कितना आया, 3 आया, तो यहां से रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 3। तो यहां एक चीज आपको समझनी है कि ये जो r होती है, r की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो लेकिन d से छोटी होगी, और d कौन सा है, ये वाला है, इस d से हमेशा छोटी होगी। बस आपको ये याद रखना है कि शेषफल हम निकालना है, तो शेषफल हमारा जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब नहीं आई समझ में, तो एक एग्जांपल और है, वो एग्जांपल क्या है, ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि यहां से 0 देखिए, 0 से बड़ी वैल्यू r की और r से बड़ी वैल्यू d की, इतना आप लोगों को याद रखना है पहले तो इस तरीके से। अब जैसे ये एक सवाल है 8 में हम भाग दें किसी का भी 25 में से, तो जो रिमाइंडर होगा, जो r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, शेषफल इसका कितना आ सकता है, हमें ये पूछना है। तो शेषफल इसका आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से ज्यादा हमारा शेषफल नहीं आ सकता। क्या इसका जो शेषफल है वो 10 आ सकता है, बताइए, 10 आ सकता है, नहीं आ सकता। 12 आ सकता है, 8 भी नहीं आएगा, 8 आएगा तो सवाल गलत होगा, कोई बता दे कि 8। अब देखिए 8 दिया 24, 5 में से 4 गए तो 1, तो शेषफल इसका कितना आया, 1 आया ना। तो हमें ये याद रखना है कि जो r की जो वैल्यू है या तो वो 0 होगी, 0 कैसे होगी देखिए, जैसे 15 है, 3 से देंगे तो 3 पंजे 15, तो 0 आ गया कि नहीं आ गया, करेक्ट, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग जाए तो 0, और पूरा भाग नहीं जाए तो इस वाली वैल्यू से कम ही आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा, ठीक है, से इतना होगा। ये चीज आपको बस समझनी, अगर ये चीज आप लोग समझ गए तो पूरी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग समझ गए। यानी कि यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लो या प्रमेय का कह लो, कुछ भी कह लो, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये अपना यहां तक थोड़ा बेसिक था। अब हम लोग अगली जो वीडियो होगी, अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे। यहां तक आप लोगों को बेसिक अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, या आप लोग अगर ठीक है, अब बेसिक एक्सरसाइज को कराने से पहले 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूं मैं आपको, जब आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल है। क्या है कि क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने सोचा कि आपको जो 1-2 एग्जाम्पल करवा दिए जाएं, जिससे कि सवालों को करने में क्या है आपको आसानी हो।
तो पहला जो सवाल है वो कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो क्या कह रहा है समझिए पहले इस बात को। अच्छा, पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, वो क्या बताया है कि d = क्या होता है, dq + r। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? याद है। उसके अलावा फिर कह रहा है कि r की जो वैल्यू होती है या तो वो 0 होती है और 0 से बड़ी होती है, तो वो d से कैसी होती है, यानी d से छोटी होती है। d से वैल्यू किसकी बड़ी होती है, r की, यानी r से छोटी होती है d की वैल्यू। ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे ये सवाल होगा। तो देखिए ये कह रहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, यानी कि जो पूर्णांक जो होता है धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक कितना होता है, 2q के रूप का होता है, ठीक है। यानी जो धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी जो समपूर्णांक होगा वो कितना होगा, 2q के रूप का होगा, ठीक है। प्रत्येक विषम पूर्णांक, यानी ये सम तो इधर विषम, यानी विषम पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, 2q + 1 के रूप का होगा। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि 2q + जो 2q है वो कैसा हो, समपूर्णांक हो। जो 2q + 1 है ये कैसा हो, ये विषम पूर्णांक को। सिर्फ हमें यही सिद्ध करना है इस पूरे सवाल में, ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो हमारा सवाल कैसा है, सही है। तो देखिए, तो यहां जो है, तो अब जैसे जो हम भाग करते हैं इसी तरीके पे चलेंगे। तो जैसे ये जो 2 है यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये जो q है ये q कहां आएगा, यहां आएगा। क्योंकि ध्यान है ना, मैंने आपको एक सवाल करके करवाया था कि भाजक भाज्य बराबर, जैसे n की वैल्यू है तो यहाँ n की वैल्यू निकालेंगे, r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए 2q, तो 2q ऐसे करके बताया था ना, dq, ये dq + r। r की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी होगी, 0 होगी। आई बात समझ में ना, 2q कुछ नहीं है तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जो सेकंड वाला है उसमें कह रहा है 2q, तो ये 2 और ये q + 1, यानी कि r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अब ये वाला जो 2 है, यानी कि इस 2 का जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। शेषफल इन दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो देखिए अब जो यहाँ पे इसी में शेषफल की बात करें तो 0 से बड़ी वैल्यू किसकी है, 0 से बड़ी वैल्यू हमारी किसकी है, r की है, या तो 1 होगी या 0 होगी। और r से बड़ी वैल्यू किसकी है, यानी 2 की है, यानी 2, यानी कि यहाँ पे जो ये वाला 2 है ना, यहाँ पे पहले हम क्या लिखते थे, r लिखते थे, और r की वैल्यू यहाँ 2 से हमारी कैसी हो, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। अब हमें यह सिद्ध करवाना है कि ये समपूर्णांक 2q के रूप का है या नहीं है। तो देखिए, तो जो फॉर्मूला है dq + r, अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है, d, तो यहां d की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, 2, q की वैल्यू कितनी है, q, ठीक है, प्लस r की वैल्यू यहां कितनी है, फर्स्ट पहले फॉर्मूले में 0 है, तो 0 को हम चाहे लिखें या ना लिखें, जैसे 2q + 0, और 0 को लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है और लिखे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो रहा है कि ये कैसा है, समपूर्णांक है। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। 2q बराबर कैसा हो गया, 2q हमारा समपूर्णांक हो गया। अब ऐसे दूसरा वाला देखते हैं, तो 2q, 2 और q, 2q प्लस, और इसमें जो r की वैल्यू कितनी आई है, वो 1 आई है, 1 आई है ना। अब जब वो 1 आई है तो हमारा 1 आई है तो कैसा होगा, विषम पूर्णांक हो गया, ऐसा होगा विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। बस आपको थोड़ा बहुत समझने आए हैं कि किस प्रकार से ये किया है।
तो आपकी समझ में जो है आ जाएगा। वैसे कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही इसके अंदर सिद्ध करवाना था कि ये वैल्यू सम आ रही है तो किस प्रकार आ रही है, ये जो विषम आ रहा है तो किस प्रकार आ रहा है। अब हम जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो फोर्थ वाला जो तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ें। इस समय ज्यादातर बच्चों के पास बुक है नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि एग्जाम्पल करवा दो, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। यानी अगली जो क्लास होगी अपनी, अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करवाएंगे। तो कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखते हैं, तो ये दे रखा है 4q+1, 4q+1 को हम लिख सकते हैं 4 × q+1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। लिख सकते हैं। आगे दे रखा है 4 × q+3, ठीक है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं 4q+3 को। अब देखिए यहां अगर किसी संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से अगर भाग जा रहा है, देखिए कितने में जा रहा है, यानी क्यू में दे रहे हैं हम लोग 4q। अच्छा, अगर 4 का यानी 4 का किसी संख्या में हम डिवाइड देते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। अगर 4 का किसी संख्या में हम लोग अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 1, 2, 3, इतने से ज्यादा नहीं होगा, होगा ना। अगर ज्यादा जाएगा तो हमारा वो सवाल कैसा होगा, गलत होगा। अच्छा, अगर ये रिमाइंडर आ रहा है, ये शेषफल अगर आ रहा है, तो देखिए, तो ये 4q+1, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 का q से मल्टीप्लाई किया तो 4q हो गया, और +1 की जगह सबसे पहला जो रिमाइंडर है 0, यहाँ 0 लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा तो 4q+1, दूसरा 1 लिया, 4q+2, और जो तीसरा है वो है 4q+3। यहां हमें बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। कौन सा बताना है, विषम संख्या बतानी है, ये वाली। चलिए अब यहां देखते हैं 4q+0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2q। अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4q, और +0 है तो आगे यहाँ पे +0 लगा दें या इसमें +0 लगा दें, तो वो कैसी रहेगी, एक ही बात रहेगी कि नहीं रहेगी, आप कहोगे रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हम जो पहला वाला है 4q+0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q। अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी संख्या में 2 से गुणा हो, 2 से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो वो संख्या कैसी होती है, तो वो संख्या हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, कैसी होती है, सम संख्या होती है। तो ये सम संख्या है, तो ये तो हमारी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगला जो सेकंड वाला है, जैसे ये वाला है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q+1। यहां हमने 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार, और इसमें जाएगा 1 बार। तो ये भी हमारा कैसा आ रहा है, जब मैंने बता दिया कि किसी संख्या से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू हमारी सम संख्या होगी। और क्वेश्चन में पूछा है विषम संख्या, और सम संख्या और विषम संख्या के बारे में मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में बता दिया है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या के बारे में। तो ये कैसे आया,
तो यहाँ 2 हमने कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो उसके बाद 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, q आ गया और प्लस 2 एकम 2। तो इस प्रकार से ये कैसा हो गया, सम संख्या हो गया। तो जब ये सम संख्या है तो सम संख्या हमें नहीं लेनी है। तो ये है 4q + 1, तो यहाँ कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, तो ये विषम संख्या होगी। इसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, तो ये भी कैसी होगी, विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार से हमने दर्शा दिया या प्रूव हो गया कि ये जो है क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बच्चों ये जो क्लास थी अपनी क्लास, यानी आज अपना दूसरा दिन था क्लास 10th की, जो चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल जो खत्म होते हैं। अब जो अपनी अगली जो क्लास आएगी वो एक्सरसाइज की क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे और उसमें जो एक्सरसाइज करवाएंगे वो एनसीईआरटी बुक के पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।